कैस्पियन सागर, शनिवार सुबह 6:30 बजे। एक मालवाहक जहाज रूसी बंदरगाह अस्त्राखान से 180 किलोमीटर दूर चल रहा है जब 4 यूक्रेनी ड्रोन क्षितिज पार करते हैं और उसे आग के गोले में बदल देते हैं। जलते हुए जहाज के पास पहुंचे रूसी नाविकों को बचाने के लिए कोई नहीं मिला। उनमें से एक ने सब कुछ फिल्माया। वो बताता है कि उसने सोचा था कि यह एक सैन्य जहाज है। वह पास गया और हैरान रह गया। एक चालक दल के सदस्य की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी बात है जो सब कुछ बदल देती है। जहाज ईरानी था। इस पूरे युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने ईरान पर हमला किया। 24 घंटे से भी कम समय में ईरानी सरकार ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और पूर्व ईरानी सांसद ने इस संदेश को भौगोलिक शब्दों में समझाया। जवाब उन्होंने कहा, काला सागर में दिया जाना चाहिए। काला सागर यूक्रेन का पिछवाड़ा है। यही वो जगह है जहां यूक्रेन के बंदरगाह है। यूक्रेनी जहाज, अनाज का वह रास्ता जो देश की अर्थव्यवस्था को जीवित रखता है। संदेश स्पष्ट था, तुमने हमें हमारे समुद्र में मारा, हमने तुम्हें तुम्हारे समुद्र में मारा। और वो इससे भी आगे गया। उसने कहा कि ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगी 2000 किलोमीटर की सीमा हटा देनी चाहिए, जो सीमा खुद ईरान ने तय की थी। और इस सीमा को छोड़ना सिर्फ एक ही बात का मतलब है, यूक्रेन को अपनी पहुंच के भीतर लाना। लेकिन इस कहानी में जो मेल नहीं खाता वो यही है, यूक्रेन जानता था ये होगा। उसे पता था कि वह मध्य पूर्व के सबसे बड़े मिसाइल भंडार वाले देश को उकसा रहा है। एक देश जो पहले से ही एक साथ अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा है, और फिर भी उसने हमला कर ही दिया। यह निराशा नहीं थी, ये सोचा समझा हिसाब था। और जब आप समझेंगे कि यूक्रेन ने क्या हिसाब लगाया तो आप समझ जाएंगे कि ये इस पूरी जंग की सबसे निर्दयी चालों में से एक क्यों हो सकती है। इस हिसाब को समझने से पहले आपको वो जगह समझनी होगी, क्योंकि कैस्पियन सागर कोई आम समुद्र नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बंद जल निकाय है जो सिर्फ 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि कोई पश्चिमी नौसेना, अमेरिकी विमान वाहक पोत या यूरोपीय फ्रिगेट वहां नहीं जा सकते। पश्चिमी सैन्य गठबंधन की कोई भी गश्त नहीं। ये एक ऐसा समुद्र है जिसका महासागर से कोई रास्ता नहीं है, यानी बाहर से कोई भी उस पर निगरानी नहीं रख सकता। रूस और ईरान के लिए 2 देश जो प्रतिबंधों में डूबे हुए हैं। यह कोई भौगोलिक विवरण नहीं है, ये एक तोहफा है। आप शायद सोचते होंगे कि इन दोनों देशों के बीच हथियार छुपकर भेजे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय गश्तों को चकमा देना सही है? गलत। वे ऐसे समुद्र को पार करती है जहां कोई उनका पीछा नहीं कर सकता। वहां जहाजों को सिर्फ एक चीज से छुपना होता है, सैटेलाइट्स। और ठीक इसी समुद्र में, जो सिद्धांत रूप से इस तरह के कारोबार के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहीं यूक्रेनी ड्रोन दिखाई दिए। उस शनिवार की सुबह इलाके के निवासियों ने इमारतों की ऊंचाई से उस नारंगी चमक को फिल्माया जो पानी के दूसरी तरफ से ऊपर उठ रही थी और जलते हुए टुकड़े आर्क में फेंक रही थी। ये एक द्वितीयक विस्फोट की क्लासिक पहचान है, जब लक्ष्य के अंदर कुछ विस्फोटक या ज्वलनशील भी हवा में उड़ जाता है। ईरानी सरकार ने जल्दी से अपनी कहानी पेश की और हमले का शिकार हुए जहाज पर सवार होकर ली गई तस्वीरें जारी की। जिस मालवाहक जहाज का नाम आना था, उसमें स्टील शीट की कॉइल से भरा कार्गो होल्ड दिखाया गया। उन्होंने कहा कि वह 2000 टन लोहा ले जा रहा था, कि वह नागरिक माल था, सैन्य नहीं, और वह खतरनाक नहीं था। ईरानी संस्करण के अनुसार दस्तावेजीकरण यूक्रेनी राष्ट्रपति के दावे को पूरी तरह से झूठा साबित करता है। और यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन इसका उल्टा कहता है। उनके लिए वह जहाज एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा था जिसे गुप्त ही रहना था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के अनुसार उस रात के लक्ष्य यूं ही नहीं चुने गए थे। जिन जहाजों पर हमला हुआ
उनमें से 2 पोर्ट ओल्या 2 और बेगे पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और खुद यूक्रेन द्वारा प्रतिबंधित थे। और उनका इतिहास एक ऐसी कहानी बताता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये जहाज उस बेड़े का हिस्सा है जिसे विश्लेषक फैंटम फ्लीट कहते हैं। ऐसे जहाज जो ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, यानी वे उपकरण जो दुनिया भर में हर जहाज की स्थिति भेजते हैं और फिर बस नक्शे से गायब हो जाते हैं। वे आमतौर पर तब बंद हो जाते हैं जब वे 3 बंदरगाहों के पास होते हैं, अस्त्राखान रूसी पक्ष में और अंजली और अमीराबाद ईरानी पक्ष में। वे एक देश से माल लादकर गायब हो जाते हैं और दूसरे देश में खाली होकर फिर दिखाई देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि उस अदृश्य गलियारे से क्या गुजरता है? शोधकर्ताओं और खुफिया सेवाओं द्वारा जुटाए गए आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। सिर्फ साल 2023 में 3 लाख से ज्यादा तोप के गोले और करीब 1 मिलियन गोलियां ईरान से रूस के लिए कैस्पियन सागर पार कर दी। साल 2024 से 400 से ज्यादा शाहिद ड्रोन ने भी वही रास्ता अपनाया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के अनुसार बेगेई गोला बारूद ले जा रहा था, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट ले जा रहा था और यह कॉरिडोर लगातार बढ़ रहा है। ये स्वेज नहर के रास्ते से 40% छोटा है और 30% तक सस्ता है और अनुमान है कि इस साल दोनों देशों के बीच व्यापारिक मात्रा दोगुनी हो जाएगी, जो 10 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। समझे कि क्या हुआ? यूक्रेन ने जहाज पर नहीं बल्कि उस धमनी पर हमला किया जो उस युद्ध मशीन को ईंधन देती है, जो पिछले 4 साल से उसके शहरों पर ड्रोन बरसा रही है। अगर ऐसा विश्लेषण आपको सुर्खियों के पीछे की सच्चाई देखने में मदद करता है तो चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अभी शुरू हुई है। क्या आपने कभी सोचा है यूक्रेन ने ये जोखिम क्यों उठाया? रूसी आपूर्ति काटना एक बात है, लेकिन एक ईरानी नाविक की मौत और ईरान का गुस्सा उससे बिल्कुल अलग बात क्यों है? क्या यह जोखिम उचित है? जवाब देने के लिए इस युद्ध को यूक्रेनी की नज़र से देखना होगा, क्योंकि यूक्रेन के लिए ईरान कोई तटस्थ देश नहीं है जिस पर अचानक हमला हुआ हो। 2022 से ईरानी सरकार रूस को शाहिद ड्रोन मुहैया करा रही है। वे त्रिकोणीय पंखों वाले विस्फोटक ड्रोन जो लगभग हर रात यूक्रेनी शहरों के ऊपर मंडराते हैं, रिहायशी इमारतों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हैं। उनमें से हजारों पहले ही देश पर गिर चुके हैं। और इस कहानी में एक छुपी हुई विडंबना है जिसे शायद ही कोई समझ पाता है। अक्टूबर 2022 में जब शाहिद के पहले हमले चरम पर थे, यूक्रेन ने अपना जवाब तैयार करना शुरू किया। ल्यूती नामक लंबी दूरी का ड्रोन, जिसका यूक्रेनी में अर्थ क्रूर या भीषण है, एक प्रोपेलर ड्रोन जो सैटेलाइट निर्देशित होता है, जिसकी रेंज आज 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसमें 75 किलो तक का वारहेड लगाया जा सकता है। एक यूनिट की कीमत लगभग $2 लाख है। सोचिए, उस शनिवार कैस्पियन के आसमान से शायद कौन सा हथियार गुजरा था? हाँ, वही शाहिद की वजह से जो ड्रोन बना। अब वही ड्रोन उन जहाजों को डुबो रहा है जो शाहिद को ले जा रहे हैं। यूक्रेनी नजरिए से किसी ने कोई नई जंग शुरू नहीं की है। उन्होंने बस उसी जंग का जवाब दिया जो पहले से मौजूद थी। लेकिन यह तो बस गणना का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा विस्फोटक है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि ईरान रूस के लिए क्या करता है। मुख्य सवाल है रूस ईरान के लिए क्या कर रहा है। इसका जवाब मार्च में दिखा, जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने ईरान के उत्तर तट पर कास्पियन सागर में बंदर अंजलि बंदरगाह पर बमबारी की। इजरायली बलों द्वारा जारी की गई तस्वीरों में ईरानी नौसेना के मिसाइल जहाज आग के गोले में गायब होते हुए दिखाए गए हैं, एक एक करके। और फिर गोदी पर कमांड सेंटर्स को एक एक करके हर झटके के साथ तोड़ा जा रहा था। ये इतिहास में पहली बार था जब कैस्पियन के ईरानी तट को निशाना बनाया गया था।
इजराइल ने वहां वही देखा जो यूक्रेन ने 4 महीने बाद देखा। वो गलियारा अब सिर्फ रूस को हथियार देने के लिए नहीं था, प्रवाह उलट गया था। जब रूस ने 2023 में शाहिद के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर लिया, ईरानी लाइसेंस के तहत ड्रोन अपने देश में बनाते हुए वो सिर्फ ग्राहक नहीं रही। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अब रूस ही है जो ड्रोन के पुर्जे कास्पियन के रास्ते ईरान भेजता है। इससे शासन को अमेरिकियों और इजरायलियों के खिलाफ युद्ध में खोए शस्त्रों को फिर से भरने में मदद मिलती है। और ब्रिटिश प्रेस इससे भी गंभीर बात की रिपोर्ट कर रही है। रूस शाहिद ड्रोन में कथित तौर पर जेट इंजन लगा रहा है और इन टर्बोचार्ज्ड वर्जन को वापस ईरान भेज रहा है ताकि उनका इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ किया जा सके। यूक्रेन में पूर्व अमेरिकी राजदूत बिल टेलर ने हाल ही में इंटरव्यू में इस बंद चक्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ईरानी वही ड्रोन अमेरिकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने रूसियों को दिए थे। इन सब का नतीजा कुछ लंबी दूरी के ड्रोन बने। ईरान युद्ध ने दिखाया कि ईरानी अपने खुद के ड्रोन, शाहिद ड्रोन, जो उन्होंने रूसियों को दिए थे, इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ईरानी इन ड्रोन का इस्तेमाल हमारे सहयोगियों और हमारे खिलाफ कर रहे थे। और हमारे सहयोगी खाड़ी में, हमारे सहयोगी यूक्रेन गए। तो खाड़ी में हमारे सहयोगी दुनिया में शाहिद ड्रोन गिराने में सबसे ज्यादा माहिर किसे मानते हैं, यह जानने की कोशिश करने लगे यूक्रेन। और यूक्रेनी सैनिक मध्य पूर्व गए ताकि वे ईरानी ड्रोन का शिकार करना सिखा सके। लेकिन टेलर ने और भी खुलासा किया। उनके अनुसार रूसी जब अभ्यास ने ईरान को अमेरिकी बलों की स्थिति के बारे में सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान की। यूक्रेन ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे इन ड्रोन्स को गिराने में जो ईरान से आ रहे हैं, उनसे बचाव करने में। रसियों ने ईरान को अमेरिकी सेनाओं की लोकेशन की खुफिया जानकारी दी और ईरानियों ने उन अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाया। और ईरानियों ने उन्हें निशाना बनाया। ये कोई अस्पष्ट आरोप नहीं है। यूक्रेनी सरकार का कहना है कि उसने इस पैटर्न को दर्ज किया है। रूसी उपग्रहों ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 5 दिनों में 3 बार तस्वीरें ली। तीसरी तस्वीर के अगले ही दिन ईरानी मिसाइलों ने उस बेस पर हमला किया और अमेरिकी सैनिकों को घायल कर दिया। उस बेस पर हफ्तों से लगातार हमले हो रहे थे और जुलाई में यूक्रेनी सर्वे के मुताबिक यह पैटर्न फिर दोहराया गया। 4 ठिकाने जहां अमेरिकी मौजूदगी है, 2 बहरीन में, 1 जॉर्डन में और 1 कुवैत में। नए हमलों से कुछ दिन पहले ये रूसी सैटेलाइट्स की निगरानी में आ गए थे। ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक 18 अमेरिकी मारे गए हैं। और अब देखिए कि आगे क्या हुआ, क्योंकि ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। शुक्रवार की रात ओवल ऑफिस, एक रिपोर्टर अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछता है कि वह क्यों कहते हैं कि रूस ईरान की मदद नहीं कर रहा है। उनके युद्ध सचिव ने विपरीत कहा, लेकिन ट्रंप बोले, पुतिन ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, मैं उन पर भरोसा करता हूँ, मुझे नहीं लगता वे मुझे निराश करेंगे। मैं उन पर भरोसा करता। कुछ घंटे बाद शनिवार की सुबह यूक्रेनी ड्रोन कैस्पियन कॉरिडोर में आग लगा देते हैं और उसी शनिवार यूक्रेन के राष्ट्रपति उपग्रहों से मिली जानकारी का एक डोजियर जारी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन ने उस जहाज को यूं ही नहीं चुना था और उसने वो हफ्ता भी यूं ही नहीं चुना था। हमले के 3 दिन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठे और उनके पास जो संदेश था वह एक ही था, जब तक आप उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, देखो समुद्र के पार क्या आ रहा है। यही है गणना, लेकिन हर गणना की एक कीमत होती है और यहाँ कीमत का नाम है ईरान की प्रतिक्रिया। ईरानी विदेश मंत्री ने केवल यूक्रेन पर आरोप नहीं लगाया, उसने इजराइल पर हमले के पीछे होने का आरोप लगाया। यूक्रेन का इस्तेमाल यूरोप को युद्ध में घसीटने के लिए करने का आरोप लगाया, लेकिन इसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जोकर कहा और यह तर्क दिया कि ईरान को यूक्रेन के कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। और शासन से जुड़े चैनल खुलेआम बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रहे हैं।
ये किसी हमले की तैयारी जैसी थी। लेकिन ध्यान से देखो कि अब ईरान किस स्थिति में है। दक्षिण में अमेरिकी नौसेना ने 13 रात लगातार बमबारी के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को घेर लिया है। उत्तर में जो एकमात्र सुरक्षित तटीय इलाका बचा था वो अब युद्ध क्षेत्र बन गया है। कैस्पियन सागर के चारों ईरानी बंदरगाह लगातार काम कर रहे हैं, गेहूं, मक्का और तेल ला रहे हैं, क्योंकि वह रास्ता सिर्फ हथियार नहीं लाता बल्कि वह खाना भी लाता है, जो प्रतिबंधों के बीच शासन को टिकाए रखता है। ऐसे हालात में यूक्रेन को जवाब देना मतलब बिना पहली 2 मोर्चे बंद किए तीसरा मोर्चा खोलना है। लेकिन यही बात इस समय को इतना खतरनाक बना देती है। ईरान जैसा घिरा हुआ देश, जिसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो और जिसके पास हजारों मिसाइलों का जखीरा हो, आमतौर पर अनुमानित फैसले नहीं लेता। वो अदृश्य दीवार जो यूरोप की जंग को मध्य पूर्व की जंग से अलग करती थी, अब गिर चुकी है। और उसे गिराने वाली मिसाइल नहीं बल्कि मालवाहक जहाज था, जो एक ऐसे समुद्र में डूब गया था जो दिखाई भी नहीं देता था, किसी युद्ध के नक्शे में नहीं था। ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ हथियार देता है। रूस यूक्रेनियों और अमेरिकियों के अनुसार ईरान को अमेरिका के खिलाफ मार्गदर्शन देता है और फिर से हथियार बंद करता है। और यूक्रेन वो देश जो इस कहानी में सिर्फ शिकार था, अब वह घर से 1000 किलोमीटर दूर ऐसे संघर्ष में लक्ष्य चुन रहा है जो आधिकारिक तौर पर उसका नहीं है। सच्चाई यह है कि युद्ध अब सीमाओं में नहीं रहते, और अगर ईरान का वादा सचमुच की मिसाइलों में बदल गया तो जो कुछ भी कैस्पियन सागर में एक जहाज से शुरू हुआ था, उसे उस दिन के रूप में याद किया जा सकता है जब दोनों आग एक साथ मिल गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका हर नया अध्याय यहीं से होकर गुजरेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह आपको पता चल जाएगा जब अगला कदम उठाया जाएगा। कमेंट्स में जवाब दें, आपकी नज़र में क्या हम सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं या अभी भी ये 2 अलग अलग युद्ध हैं? देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक मिलते हैं।